अब हम बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को आप कैसे डिफाइन करते हो? अगर मीन पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर, जिसे हम एमपैप भी कहते हैं, वो मोर देन 20 mmHg होता है, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर कभी भी पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर्स को आपको मेजर करना हो, तो जो इनिशियल मेथड ऑफ असेसमेंट होता है वो इकोकार्डियोग्राफी होता है। जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन या फिर राइट हार्ट कैथेटराइजेशन होता है। और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। ये तीनों पीवाईक्यूज है। इनिशियल मेथड ऑफ असेसमेंट इको है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है, एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो आप इसे याद रखें। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, कि किसके कारण आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है। तो पहला, ड्यू टू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कहां कहां पर होती है? तो पहला तो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज में देयर इज वन जीन, जिसे हम कहते हैं बीएमपी PR2 जीन। जब इस जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर देयर इज स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी। जब स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो जो एम्पैप रहेगा, जो प्रेशर रहेगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का, वो बढ़ जाता है। जो क्या होता जाता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको हो जाएगा। कभी भी किसी भी पेशेंट के अंदर अगर आपको डायग्नोस करना है कि उसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है या नहीं, तो उसका एम्पैप चेक करो। एम्पैप मोर देन 20 है, एम्पैप बढ़ा हुआ है, मतलब उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो जितने भी हम यहाँ पर क्लासेस पढ़ेंगे उन सब में आपको एम्पैप मोर तो दिखेगा, एम्पैप बढ़ा हुआ तो दिखेगा। आपको दो और चीजें चेक करनी है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस, और एक है आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। देखो, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस तब बढ़ जाएगा जब आपके पल्मोनरी आर्टरी की नैरोइंग होगी। और यहां पर चूंकि आपकी स्मूथ मसल्स बढ़ रहे हैं, हाइपरट्रॉफी हो रही है स्मूथ मसल्स की, तो उसके कारण जो ल्यूमेन है पल्मोनरी आर्टरी का नैरो हो जाता है, जिसके कारण पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, विच इज मोर देन 2 वुड यूनिट्स। लेकिन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका नॉर्मल रहता है क्लास 1 के अंदर। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपका इनडायरेक्ट मेजर होता है प्रेशर का ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो जब तक आपका कोई एक्टिव लेफ्ट हार्ट डिसीज नहीं होगा, तब तक आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी क्लास 1 के अंदर जो दूसरा ग्रुप आता है दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। और मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करवाता है दैट इज योर स्क्लेरोडर्मा। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड SLE भी होता है। फिर ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं पल्मोनरी आर्टरी को और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन करवाते हैं, वो होते हैं आपके फेनफ्लोरामिन एंड टॉक्सिक रैपसिड ऑयल। और पहले ही आपके क्लास में एक इडियोपैथिक वाला सेक्शन भी आ जाता है। तो ये चार सब ग्रुप्स है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और इसमें आपको याद रखना है ये तीन चीजें, कि PCWP नॉर्मल रहेगा, एम्पैप बढ़ा हुआ रहेगा, और पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो मोर देन 2 यूनिट्स होता है। दूसरा जो आपका क्लास है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, वो है ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिसीज। अगर लेफ्ट हार्ट डिसीज के कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, जो कि मोस्ट कॉमन ग्रुप भी है, तो फिर उसको हम क्लास 2 में डालते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? लेफ्ट हार्ट डिसीज मतलब माइट्रल स्टेनोसिस का एग्जांपल लीजिए। तो यहां पर आपका बैक प्रेशर का मैकेनिज्म चलता है। मतलब कैसे? पहले लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, जो कि ट्रांसमिट होगा आपके पल्मोनरी वेन में। तो इंक्रीज पल्मोनरी वीनस प्रेशर विल अगेन ट्रांसमिट इनटू इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। जब पल्मोनरी कैपिलरी का इंक्रीज प्रेशर रहेगा तो वो आपका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो बेसिकली आपका एम्पैप तो बढ़ा हुआ रहेगा। चूंकि आपका, जब भी मैंने बताया था कि लेफ्ट हार्ट डिसीज अगर है, कोई एक्टिव लेफ्ट हार्ट डिसीज है, और उसके कारण अगर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो आपका PCWP इनडायरेक्ट मेजर होता है इन द प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, तो PCWP भी बढ़ जाएगा। लेकिन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपका नॉर्मल रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस आपका तभी बढ़ता है जब कोई नैरोइंग हो रही हो पल्मोनरी आर्टरी की। यहां पर कोई नैरोइंग हो रही है क्या पल्मोनरी आर्टरी? नहीं, बस प्रेशर का ट्रांसमिशन हो रहा है लेफ्ट एट्रिया से पल्मोनरी आर्टरी तक। तो कोई नैरोइंग तो हो नहीं रही भाई पल्मोनरी आर्टरी की। इसीलिए पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल होता है सेकंड क्लास के पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। जो तीसरा क्लास है दैट इज ड्यू टू दी रेस्पिरेटरी कॉज, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन ग्रुप भी है। इसमें क्या होता है ना कि कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है, जैसे कि COPD, ब्रोंकाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के कारण क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया होता है बॉडी के अंदर, और इस क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया के कारण देयर इज परसिस्टेंट पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हाइपोक्सीमिया के कारण आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन क्यों होता है?
ड्यू टू हाइपोक्सिया सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। अब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, उसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, और एमपैप आपका बढ़ा हुआ रहेगा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, लेकिन पीसीडब्ल्यू पे आपका नॉर्मल रहेगा बिकॉज देयर इज नो लेफ्ट हार्ट डिसीज। चौथा और पांचवा क्लास जो होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, चौथा होता है ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें देयर इज क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो कि आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करता है। और पांचवे में देयर इज मिसलेनियस एंड अनक्लियर मैकेनिज्म, इसमें सार्कोइडोसिस और सिकल सेल डिसीज आता है। तो ये उतने कॉमन है नहीं, तो आप इतना याद ना भी रखो तो चलेगा, बस आपको क्लास है क्लास 4 एंड 5 ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं हीमोडायनेमिक क्लासिफिकेशन फॉर द कार्डियक ओरिजिन। देखो क्लिनिशियंस जो है ना, वैसे पांच पांच क्लासेस याद रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, तो क्लिनिशियंस ने बोला कि हमको भाई कुछ इजी क्लासिफिकेशन दो, तो उनको बताया बोला गया कि हाँ बहुत इजी क्लासिफिकेशन देते हैं। कार्डियक ओरिजिन का पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नॉन कार्डियक ओरिजिन का। नॉन कार्डियक ओरिजिन में ग्रुप 1 3 4 आ गए, और कार्डियक ओरिजिन में आपका ग्रुप 2 आ गया, जो कि मोस्ट कॉमन ग्रुप भी था। ठीक है, और दोनों के अंदर डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। कार्डियक ओरिजिन के अंदर, दोनों के अंदर एमपैप तो बढ़ा रहेगा क्योंकि वही डेफिनेशन है आपके पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की। और जो पीसीडब्ल्यूपी है वो इंक्रीज रहेगा इनटू कार्डियक ओरिजिन, क्योंकि पीसीडब्ल्यूपी तभी बढ़ता है जब कोई एक्टिव लेफ्ट हार्ट डिसीज हो। और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस आपका बड़ा हो रहेगा इन नॉन कार्डियक ओरिजिन के सारे डिसऑर्डर्स, कि ग्रुप 1 3 4 इन तीनों के अंदर देयर वाज नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, इसीलिए पीवीआर इन सबके अंदर नॉन कार्डियक ओरिजिन के अंदर बढ़ जाएगा, पीसीडब्ल्यूपी आपका इसमें बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। साथ में जो आपका कार्डियक ओरिजिन वाला पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, जिसे हम ग्रुप 2 भी कहते हैं, इसको हम पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो कैपिलरीज के पोस्ट हो रहे हैं ना। लेफ्ट हार्ट डिसीज अगर हो रहा है तो फिर वो आपका पोस्ट कैपिलरी है, इसीलिए इसको हम पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो वही जो भी इवेंट्स आपके प्री कैपिलरी हो रहे हैं, कैपिलरीज के पहले, अगर उसके कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, जैसे कि इन ग्रुप 1 3 एंड 4, तो उसको हम नॉन कार्डियक ओरिजिन वाले को हम क्या कहते हैं? प्री कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है कि अगर कोई, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट जिनके पास ये कार्डियक ओरिजिन का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स आए, तो उन कार्डियोलॉजिस्ट लोगों ने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पल्मोनरी हार्ट सॉरी इंस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिसीज, उनका जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन था वो इंप्रूव नहीं हो रहा था। फर्दर इवेल्युएशन पे उनको ये पता चला कि उनका पीवीआर जो है ये मोर देन 2 वुड यूनिट्स है। अब जो पेशेंट उनके पास आया था कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो कार्डियक ओरिजिन के पल्मोनरी हाइपरटेंशन का था, जिसमें पीवीआर आपका बढ़ा हुआ नहीं रहता, इट इज लेस देन 2 वुड यूनिट्स। लेकिन उन्होंने जो पेशेंट देखे जिसमें पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन इंप्रूव नहीं हो रहा था, उन्होंने उसमें देखा कि उसके उन पेशेंट्स के अंदर पीवीआर वाज मोर देन 2 वुड यूनिट्स। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब किसी पेशेंट में लेफ्ट हार्ट डिसीज के कारण पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है, तो अगर वो बहुत टाइम से आपका हार्ट डिसीज हो, बहुत क्रॉनिक हार्ट डिसीज हो, तो देयर इज पॉसिबल वैस्कुलर रीमॉडलिंग इन दी पल्मोनरी आर्टरी टू। और जब पल्मोनरी आर्टरी में वैस्कुलर रिमॉडलिंग होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कैपिलरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं बन जाता, वो प्री एंड पोस्ट कैपिलरी हाइपरटेंशन बन जाता है, जिसके कारण डिस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिसीज देयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन विल नॉट इंप्रूव। ठीक है, फिर आपको बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, तो अगर ग्रुप 2 का है तो आप उनका अंडरलाइन कॉज ट्रीट कीजिए, ग्रुप 2 के है तो आप उसके हार्ट डिसीज को ट्रीट कीजिए, ग्रुप 3 है तो आप उनके रेस्पिरेटरी डिसीज को ट्रीट कीजिए, ग्रुप 1 अगर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के कारण हो रहा है तो उनके उस डिसऑर्डर को ट्रीट करो, अगर किसी ड्रग्स के कारण हो रहा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो उस ड्रग को रोक दो। लेकिन अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या फिर जेनेटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट ड्रग थेरेपी यूज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट ड्रग थेरेपी के अंदर आपके पास ये 6 क्लास ऑफ ड्रग्स है जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें पहला आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, निफेडिपिन। दूसरा आता है एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज बोसेंटॉन एंड एम्ब्रेसेंटॉन, PDE5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल एंड टेडालाफिल। प्रोस्टासाइक्लिन्स, जिसमें आता है इनहेल्ड आइलोप्रोस्ट एंड IV इपोप्रोस्टिनॉल, प्रोस्टासाइक्लिन एगोनिस्ट, सेलेक्सिपैग एंड गुआनाइलिल साइक्लेज स्टिमुलेटर, रुओसिगॉट। तो जितने भी हमने क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़े, उसमें जो आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स थे यही ओरल से हटके थे, बाकी सारे ओरल थे, इसमें बस ये इनहेल्ड आइलोप्रोस्ट और IV इपोप्रोस्टिनॉल यही ओरल से हटके, थोड़े से ओरल रूट से हटके। अब किसी भी पेशेंट में जिसमें आपको डायरेक्ट ड्रग थेरेपी देनी है,
क्या आप उसको ये सारे ड्रग्स लिख के दे दोगे? नहीं, कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि किसी भी पेशेंट जिसमें डायरेक्ट ड्रग थेरेपी देनी है, पहले आप कराओगे वेजो रिएक्टिविटी टेस्टिंग बाय राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। राइट हार्ट के थ्रू आप कैथेटर डालोगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और एमपैप को आप मेजर करते रहोगे कॉन्स्टेंटली। और जब आप कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहे हो तो आप उसको इनहेल करवा दोगे एनओ को। एनओ के इनहेलेशन के बाद, पेशेंट के एनओ के इनहेलेशन के बाद आप देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अगर वो अच्छी पल्मोनरी आर्टरी होगी, अगर वो अच्छी पल्मोनरी आर्टरी होगी, तो उसका जो एमपैप है वो मोर देन 10 mmHg से रिड्यूस कर जाएगा। तो फिर उस केस में अगर ऐसा हो गया तो फिर आप छोटे क्लास के ड्रग्स, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, 5 रुपए की गोली आप इजीली दे दोगे, इजीली ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिडक्शन नहीं होता तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी काफी खराब हो चुकी है, तो इसमें आपको एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा बेस्ड ऑन रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब पहले आप हाई रिस्क लो रिस्क में कैटेगराइज करोगे, फिर ट्रीटमेंट दोगे। अब ये नॉन हाई रिस्क और हाई रिस्क को आप कैसे कैटेगराइज करते हो? ये करते हो आप बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन असेसमेंट। इसमें पहला होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन क्लास 1, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्लास 2, क्लास 3 में आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एंड क्लास 4 में आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट रेस्ट। ठीक है, क्लास 1 to 3 जो है ये लो रिस्क में या फिर नॉन हाई रिस्क में आते हैं, और क्लास 4 जो है हाई रिस्क में आ जाता है। तो अगर नॉन हाई रिस्क वाला पेशेंट है तो उसमें आप एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर पीडीई5 इनहिबिटर्स दोगे। और अगर हाई रिस्क है तो आपको ये तो देना ही है, एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और पीडीई5 इनहिबिटर, उसके साथ आपको आईवी इपोप्रोस्टेनॉल भी देना है। ये आपको समझना है। तो अब ये आप दो केसेस आपको बताता हूं। पहला केस, एक यंग फीमेल है जिसमें अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, नो एविडेंस है लाफ्टर, मतलब बेसिकली इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस है। ठीक है, उन्होंने इको कराया तो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर बढ़े, एमपैप मोर देन 20 mmHg है, और वेजो रिएक्टिव टेस्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि उनका जो एमपैप है ये मोर देन 10 mmHg रिड्यूस कर रहा है, मोर देन 10 mmHg रिडक्शन हो रहा है ऑन गिविंग इनहेल्ड एनो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी पल्मोनरी आर्टरी अच्छी है, तो उसमें आप बेसिक ट्रीटमेंट दे दोगे, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है जो नीट 2021 में आया था। 28 साल की फीमेल, इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और वेजो रिएक्टिव टेस्ट नेगेटिव है। तो आप रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करोगे पहले। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में आपको क्या है, ग्रेड 2 एनवाईएचए सिम्टम्स है। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पर ये रिस्क लो रिस्क में आ गई या फिर नॉन हाई रिस्क में आ गई, तो आप एक तो एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हो या फिर पीडीई5 इनहिबिटर दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो सिर्फ यही है, एंडोथेलिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, दैट इज बेसिकली योर एम्ब्रेसेंटान। तो अब अगले लेक्चर में हम जो है अगले डिसऑर्डर्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए